इस बार कस्बे में ठंड और भी नुकीली थी। हवा सिर्फ शरीर को नहीं, लगभग हड्डियों तक पहुंच रही थी। धुंध ने पूरे गांव को ढक रखा था, जैसे कोई अदृश्य परछाई हर गलियों, हर घरों और हर सांस के बीच अपना साम्राज्य फैला रही हो। अंधेरी रात में चार दोस्त रोज की तरह पीपल के पेड़ के नीचे जलते अलाव के चारों ओर बैठे थे। यार, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही है, सीधे शरीर के अंदर तक चुभ रही है। सही कह रहा है तू। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे उनमें जान ही ना बची हो। तुम सब ठंड छोड़ो। कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा क्या हुआ भाई, जिसकी वजह से तुझे पूरी रात नींद नहीं आई? कल रात किसी ने मेरा नाम लिया बिल्कुल कान के पास, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो कमरे में कोई नहीं था। लगता है कल रात ये कोई पक्का भूतिया फिल्म देखकर सोया होगा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यार, आज तो काफी रात हो गई है, लेकिन शंकर चाचा अभी तक नहीं आए। उनके किस्सों के बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। तभी धुंध के भीतर दूर कहीं एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीमी चाल, झुका हुआ शरीर, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति पास आई, पहचान में आ गया कि वह और कोई नहीं, हमारे गांव के शंकर चाचा थे, जो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातें कई रातों तक नींद नहीं आने देती थीं। शंकर चाचा बिना कुछ कहे चुपचाप आकर अलाव के पास बैठ गए। आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार चारों ने महसूस किया, उनकी आंखों में आज कुछ भारी, कुछ डरावना सा छुपा था। आज पीपल के नीचे बैठे हो? हाँ चाचा, रोज यहीं तो बैठते हैं। चाचा ने बिना जवाब दिए आग की तरफ हाथ बढ़ाए। गलती कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इसी पीपल के नीचे मैंने एक बार मौत को चलते देखा था। पूरा माहौल जैसे एक पल में जम गया। मौत और इस पीपल के नीचे? चाचा, ये आप क्या बोल रहे हैं? चाचा ने धीरे से अपनी आंखें उठाई, सीधे चारों की आंखों में देखा। हाँ बेटा, मौत जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 24 साल का था। सच में चाचा? फिर तो जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। चारों दोस्त बिना पलक झपकाए बैठे रह गए। कहानी शुरू हो चुकी थी। ये बात है आज से 20 साल पहले की। वही कच्ची सड़क थी जो सीधे उस घने जंगल में जाती थी, और उसी रास्ते के बीच खड़ा था वो पीपल का पेड़। उस समय रात के ठीक 1 बज रहे थे। शहर से लौटते लौटते रात गहरी हो चुकी थी। दिन भर की थकान मेरे चेहरे पर थी, हाथ में टॉर्च और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आगे का रास्ता मुझे अकेले ही पैदल तय करना था, और वह रास्ता सीधे उसी पीपल के नीचे से होकर जाता था। यार, आज फिर से इसी जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। काश आध रात में अपने चचेरे भाई की मौसी के घर ही रुक जाता। वैसे भी गांव वाले कहते हैं कि इस जंगल में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। खैर, इससे पहले कि रात और गहरी हो जाए, मुझे जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा। धीरे धीरे मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ा। हर कदम पर धड़कन तेज होती जा रही थी। चलते चलते जैसे ही मैं पीपल के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। हवा चल रही थी, पास के सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन पीपल वो बिल्कुल स्थिर था।
अजीब है, सारे पेड़ हिल रहे हैं लेकिन ये पीपल क्यों नहीं हिल रहा? मैंने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। दिल में अजीब सी खटास थी, जैसे वो पेड़ मेरी तरफ देख रहा हो। फिर मैंने नजरें हटा ली और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। तभी पीली टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला। मैं ठिठक गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। पीली रोशनी में पेड़ की जड़ों के पास कोई बैठा था, पीठ मेरी तरफ, सिर झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई साया बैठा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई। कौन है वहां? वापिस कोई जवाब नहीं आया। मैं उस साये की तरफ एक कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो हंसी मेरे कान के अंदर गूंज रही थी। मेरी सांस अटक गई। धीरे धीरे मैंने टॉर्च उठाई और आगे देखा। सामने कुछ नहीं था। वह साया जो अभी कुछ पल पहले पेड़ के पास दिख रहा था, गायब हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैं पीपल की तरफ बढ़ा। हर कदम पर धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं पेड़ के बिल्कुल करीब पहुंचा, तभी पेड़ से कुछ नीचे गिरा। लाल रंग की टूटी चूड़ियां और उलझे हुए गीले बालों का गुच्छा। ये देख मेरी रूह कांप उठी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और पूरी ताकत से भाग पड़ा। मैं बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। कब जंगल पीछे छूटने लगा, कब हवा में चाय और धुएं की खुशबू घुल गई, मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। अंधेरे के बीच एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। पीली बल्ब की कांपती रोशनी और अंदर बैठे कुछ लोग। उस पल पहली बार लगा शायद बच जाऊंगा। भैया, गांव जाने का रास्ता किधर पड़ेगा? इतनी रात में कहां से आ रहे हो भाई? वो उधर जंगल की तरफ से। रास्ते में उस पीपल के नीचे तो नहीं रुके? नहीं, सीधे आगे बढ़ता रहा। अच्छा है, बस सीधे इस रास्ते से गांव तक पहुंच जाओ। ढाबे वाले की बात सुनकर मैं गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। दिल तेज धड़क रहा था और लग रहा था जैसे कोई अब भी पीछा कर रहा हो। और जब घर के बाहर पहुंचा, तब जाकर सांस में जान लौटी। हे भगवान, आज तो जान बच गई। आज के बाद रात में कभी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। उस रात तो मैं बच गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। क्योंकि उस रात के बाद उस पीपल के पेड़ ने किसी और का इंतजार करना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद गांव में 4 नए लोग आए थे। रोहन, रवि, कुणाल और अमन। चारों की यहां नई नई सरकारी पोस्टिंग हुई थी। शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर अब उन्हें इसी गांव में रहना था। चारों को इस गांव के सरकारी क्वार्टर में रहते हुए करीब 1 महीना हो चुका था और साथ रहते रहते उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। कमरे में चारों बेतरतीब पड़े थे। टेबल पर फाइलें फैली थीं। कोने का बल्ब टिमटिमा रहा था और ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। यार, ये नौकरी भी अजीब है। बस ऑफिस से क्वार्टर और क्वार्टर से ऑफिस। जिंदगी जैसे किसी पिंजरे में फंस गई हो। हाँ, सच में यार, 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए, पर इस गांव को ठीक से देखा तक नहीं हमने। देखेंगे कैसे? ऑफिस से लौटते लौटते ही जान निकल जाती है। बस खाना खाओ और सो जाओ। ऐसे तो पूरी पोस्टिंग यहीं खत्म हो जाएगी बिना कुछ देखे। वैसे देखने लायक यहाँ है भी क्या?
बस वो जंगल। कौन सा जंगल? गांव के पीछे वाला जंगल, जहां से शाम के बाद कोई नहीं गुजरता। सुना है रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा किसी को पुकार रहा हो। और सिर्फ आवाजें ही नहीं, कुछ दिखता भी है। क्वार्टर के पास वाले लोग कहते हैं पिछले साल 2 किसानों के लड़के रात में लकड़ी काटने जंगल गए थे। सुबह उनकी कुल्हाड़ियां तो मिल गईं, लेकिन वो दोनों कभी वापस नहीं आए। मतलब सच में गायब हो गए? हाँ, वापस ना तो उनका कोई निशान मिला, ना ही कोई सबूत। हो सकता है भाग गए हों कहीं। वैसे भी गांव वाले हर बात को रहस्य बना देते हैं, पर अगर सच में कुछ है तो देखना तो बनता है। तो फिर देर किस बात की? अभी चलते हैं, देख ही लेते हैं कि इस जंगल में सच में कुछ है या सिर्फ लोगों की कहानियां। पर यार आज तो काफी देर हो चुकी है, लगभग 12 बजने वाले हैं। इतनी रात को जंगल की तरफ जाना ठीक नहीं, और अगर वहां सच में कुछ गलत हुआ है तो इस वक्त वहां जाना समझदारी नहीं होगी। तू भी ना कुणाल, अभी भी इन पुराने जमाने की बातों पर विश्वास करता है? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। हो या ना हो, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बिना वजह नहीं जाना चाहिए। हाँ कुणाल, तू सही बोल रहा है। इन दोनों को जाने दे, इतनी रात में तो मेरी सच में फट जाएगी। अच्छा बाबा, तो ऐसा करते हैं, कल दफ्तर से आने के बाद शाम करीब 8 बजे चलेंगे। उस समय न ज्यादा रात होगी न ज्यादा दिन। हाँ, ये सही रहेगा। अगली सुबह चारों दोस्त रोज की तरह अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। दिन भर सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। शाम करीब 7 बजे अमन, रोहन और कुणाल काम खत्म कर घर लौट आए, लेकिन रवि का दफ्तर गांव से काफी दूर शहर में था और रवि अब भी दफ्तर में फंसा हुआ था। रवि, ये जमीन अधिग्रहण की फाइल आज ही पूरी चाहिए। कल सुबह ऑडिट है। जब तक काम खत्म ना हो कोई भी घर नहीं जाएगा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और घर में बैठे तीनों रवि का इंतजार कर रहे थे। यार 8 बजने वाले हैं, आज इस रवि को क्या हो गया है? अभी तक आया नहीं। कहीं जंगल जाने के डर से पीछे तो नहीं हट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी लेट नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। तीनों काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। उधर रात गहरी हो चुकी थी। आसमान बार बार बिजली की तेज चमक से चीर रहा था, मानो किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती हो। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और रवि बाहर निकला। थका हुआ चेहरा, भारी आंखें। यार आज तो बहुत देर हो गई, 11 बज गए। काम करते करते पता ही नहीं चला। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क लगभग सुनसान थी। कहीं कहीं दूर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और सड़क के किनारे जाकर रुक गया, जहां खड़े होकर वह टैक्सी का इंतजार करने लगा। आज का जंगल जाने का प्लान तो गया। वो तीनों तो कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कम से कम फोन करके बता तो दूं। रवि ने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बिल्कुल डेड था। कमाल है यार, ये भी अभी होना था। रवि काफी देर तक किसी सवारी का इंतजार करता रहा, लेकिन सुनसान सड़क पर कोई भी नहीं आया। तभी एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। भैया, गांव की तरफ चलोगे क्या? टैक्सी वाला रवि को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हल्की घबराहट के साथ बोलता है, इतनी रात को गांव की तरफ? नहीं भैया, मैं उस रास्ते पर नहीं जाता। रवि चौंक जाता है।
गांव का कि 15 किलोमीटर दूर है और रास्ता सीधे उस जंगल से होकर जाता है। उस जंगल के बारे में मैंने बहुत किस्से सुने हैं। मेरा तो यही कहना है भैया, आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। रात में उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं। इतना कहकर टैक्सी वाला गाड़ी स्टार्ट करता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। रवि वहीं खड़ा रह जाता है, खामोश, उलझा हुआ। ये टैक्सी वाला भी उसी जंगल की बात कर रहा था और गांव वाले भी अजीब अजीब किस्से सुनाते हैं। न जाने क्यों ये लोग उस जंगल से इतना डरते हैं। आखिर इंसानों से बढ़कर डरावनी क्या चीज हो सकती है। वैसे भी आज मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना था, लेकिन क्यों न मैं पहले ही देख लूं आखिर क्या है ऐसा इस जंगल में। रवि ने एक लंबी सांस भरी और अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गया। वीरान सड़क पर उसकी परछाई और कदमों की आहट सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी, और जब भी बिजली आसमान चीरती, पेड़ों की लंबी टेढ़ी परछाइयां ऐसा लगती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही रवि जंगल के भीतर दाखिल हुआ, आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही पल में तेज हवाओं के साथ बारिश मूसलाधार हो गई। लो, अब बारिश भी शुरू हो गई। जल्दी कहीं सिर छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। रवि तेज कदमों से भीगते हुए आगे बढ़ता रहा। कीचड़, फिसलन और अंधेरे के बीच रास्ता पहचानना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर भटकने के बाद रवि के कदम अचानक रुक गए। सामने अंधेरे और बारिश के बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। बिजली कड़की और उसी चमक में उसका आकार साफ दिखाई दिया। वही पुराना पीपल। बारिश तेज थी। बाकी सारे पेड़ हवा में बुरी तरह झुक रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा उसे छू भी नहीं रही हो। और सबसे डरावनी बात, उसके नीचे की जमीन बिल्कुल सूखी थी, जैसे बारिश उस जगह को छूने से डर रही हो। जब तक बारिश थम जाए, इसी पीपल के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूं। कम से कम भीगने से तो बच जाऊंगा। लेकिन अजीब बात है, इतनी तेज बारिश में भी यहां जमीन सूखी क्यों है? रवि कुछ पल उस सूखी मिट्टी को देखता रहा। बारिश चारों ओर थी, लेकिन उसके आसपास जैसे कोई अदृश्य घेरा बना हुआ था। वह जड़ों के पास बैठ गया। पेड़ के पत्तों से कभी कभी बूंदें टपक रही थीं, जैसे पेड़ खुद रो रहा हो। तभी उसकी नजर मिट्टी के बीच किसी चमक पर पड़ी। आधी दबी हुई एक पुरानी कांच की बोतल। वह धीरे से उसे उठाता है। कांच बर्फ की तरह ठंडा था। उस पर उकेरे हुए अजीब चिन्ह, जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था। अजीब है, ये बोतल यहाँ इतनी पुरानी लग रही है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ रखी गई हो। नहीं, इसे छूना ठीक नहीं। कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें। जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। वह बोतल वापस रख देता है। एक पल के लिए उसे हल्की सी राहत महसूस होती है, जैसे उसने कोई गलती होने से बचा ली हो। वह उठने को होता है, तभी हवा अचानक ठंडी हो जाती है। बारिश की आवाज धीमी पड़ती है और फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। रवि। उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ। रवि। अब की बार आवाज
जैसे बिल्कुल नीचे से आ रही थी। उसकी नजर धीरे धीरे जमीन पर रखी उसी कांच की बोतल की ओर गई। बोतल के भीतर धुंध सी हलचल थी। रवि बेटा, मुझे बचा ले। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। वही लहजा, वही टूटन, जिसे वह 10 साल पहले श्मशान में छोड़ आया था। आवाज फिर आई, टूटी हुई, रोती हुई, उसी बोतल के भीतर से। मैं मरी नहीं हूं बेटा, मैं इसी बोतल में हूं, मुझे आजाद कर दें। रवि के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये मेरा वहम है। माँ को गए हुए तो 10 साल हो गए हैं। लेकिन आवाज फिर गूंजी। रवि, मैं इतने सालों से तेरी राह देख रही हूं बेटा। हर रात बस यही उम्मीद थी कि तू आएगा। क्या तू अपनी माँ को यूं ही अंधेरी कैद में छोड़ देगा? बोल बेटा, क्या तू मुझे आजाद नहीं करेगा? रवि की आंखें भर आईं। दिमाग कह रहा था भाग जा, लेकिन दिल पुकार रहा था माँ। अगर सच में आप हो तो मैं आपको कैद में नहीं रहने दूंगा माँ। आखिरकार उसने बोतल उठाई और ढक्कन खोल दिया। एक ही पल में जंगल का माहौल बदल गया। चारों ओर काला घना धुआं फैल गया। धुएं के भीतर एक साया उभरा और अगले ही पल वह साया चीखता हुआ सीधे रवि के शरीर में समा गया। रवि का शरीर अकड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। चारों ओर बस भयानक खामोशी थी।